आपको वॉइस आ रही है अभी? हाँ, अभी ठीक है सर। तो ये कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पे कमेंट से रिलेटेड हो गया। और अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देखोगे मॉडरेशन का यहाँ पे दिया हुआ है। अब यही ऑप्शन था जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि हमारा जो कमेंट है उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं क्या। तो इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑलवेज का कि जो भी लोग कमेंट करेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा क्या कि सबसे पहले तो वो आपके लिए होल्ड रहेगा जब तक कि आप उसको खुद से वेरीफाई नहीं करोगे जा करके। और उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो कमेंट रहेगा वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जब आप उसको वेरीफाई कर दोगे। और एक ऑप्शन है सम टाइम का। अब सम टाइम का यहाँ पे क्या मतलब दिया हुआ है कि अगर उसके अंदर कुछ सेंसिटिव वर्ड्स होंगे जो गूगल को लगता है कि इस कमेंट को होल्ड करना चाहिए, तो उन्हीं कमेंट को होल्ड करेगा वो, और बाकी कमेंट्स जो नॉर्मल होंगे उसको वो सीधा सीधा पब्लिश कर देगा। और जब भी नेवर पे रहेगा तो नेवर का सीधा सा मतलब हो गया कि वो होल्ड नहीं होगा। जैसे ही कोई भी पब्लिश करेगा वो इमीडिएटली आपका कंटेंट जो वहां पे रहेगा वो पब्लिश हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं किसके लिए, यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ था उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी यहाँ पे टैब आपको मिलेगा अर्निंग का। अब अर्निंग का टैब जो है इसका क्या मतलब है, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एड्स बाय क्रिएटिंग एन एडसेंस अकाउंट। When you set up AdSense account, we will automatically place ads for you in all post best places। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि गूगल एडसेंस एक गूगल की प्रॉपर्टी है। अब वो क्या करता है कि आप वहां पे अपना एक अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद में अपनी वेबसाइट या आपका ब्लॉग जो भी है उसको उसके अंदर आप एक तरीके से कह सकते हो कि ले जाओ रिव्यू के लिए वहां पे ऐड करो। और वो खुद आपकी वेबसाइट का रिव्यू करेगा। कौन रिव्यू करेगा? गूगल का जो एडसेंस है। और अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो दैट्स ऑल। अब आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना है और आपको जस्ट क्या करना है कि जहां जहां पे ऐड अपना दिखाना है जस्ट वहां वहां पे कोड प्लेस कर देना है। वही चीज यहाँ लिखा है कि वी विल ऑटोमेटिकली प्लेस एड्स फॉर यू इन ऑल द बेस्ट प्लेसेस ऑन योर वेबसाइट या ब्लॉग, की जो भी आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे एड शो हो सकते हैं, जो अच्छे जगह हो सकते हैं जहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन हो सकता है, उन सारी जगहों पे आपके एड्स को वो शो करवाने का काम करेगा गूगल का जो एडसेंस टीम है या जो गूगल का एडसेंस एप्लीकेशन है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो। अगर आपके पास में पहले से ही गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप क्या करोगे, जस्ट लॉग इन करके यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। तो बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे जो अर्निंग वाला आपको टैब दिया हुआ है ये एक तरीके से जब भी आप अपने ब्लॉग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो उस केस में आपको सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितना अर्न किया हुआ है, कैसे क्या डेटा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप जाते हैं, जैसे आप गूगल एडसेंस का यूज करते हैं तो वैसे ही डेवलपर लोग क्या यूज करते हैं, गूगल एडमॉब यूज करते हैं। तो इसका डैशबोर्ड कैसा रहेगा वो समझते हैं एक बार के लिए, और फिर बाकी चीजें हम लोग आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे देखोगे ना टुडे, यस्टरडे, दिस वीक ऐसे करके ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं कि आपने ओवर द टाइम अपने ऐप के थ्रू या आपकी वेबसाइट के थ्रू कितने पैसे अर्न किए हुए हैं। अब उन्हीं सब चीजों को देखोगे अगर, तो अभी आज की देखोगे तो कुछ $1, एस्टरडे में आप जाओगे तो कुछ इतने डॉलर। और यही चीज जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दिखने लगेगा जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे आपके ऐड के थ्रू, आपके एडसेंस के थ्रू। तो आप जितना भी पैसे कमाओगे ओवर द टाइम वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। और आपने कितने पैसे अब तक निकाल लिए हैं तो वो सारा डेटा आपको कहाँ पे दिख जाएगा। एडसेंस का एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस अकाउंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली इसी अकाउंट की बात यहाँ पे हो रही है। ये एडसेंस है, कितना बैलेंस है वो देख सकेंगे। और कितने पैसे आपने अब तक निकाल चुके हैं अपने अकाउंट के अंदर आप ले चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगेगा कि जो भी आपका प्रीवियस हिस्ट्री होगा वो सारा डेटा आप यहाँ पे देख पाओगे कि अब तक आपने अगस्त में इतने पैसे हो गए थे, जुलाई में आपने इतने पैसे निकाले हैं, जून में इतने निकाले हैं, और ऐसे नीचे जाओगे तो पूरी एक हिस्ट्री मिलेगी आपको कि आपने कब कब कितना कितना पैसा यहाँ से निकाला हुआ है, कहाँ से, गूगल एडसेंस का यूज करके। और यहाँ पे 3 मंथ्स के बजाय अगर आप ऑल टाइम कर लो
तो एक हिस्ट्री आपको मिलेगी कि आपने ओवर द टाइम जो भी पैसे कमाए रहेंगे यहाँ से, वो सारा डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मंथ दिखा देगा, यहाँ पे कितने डॉलर आपने अर्न किए हुए हैं, वो सारा डेटा आपको मिलता है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि जो लोग भी सीरियस है ना ब्लॉगिंग के अंदर, वो लोग भी एक अच्छा खासा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब $100, $150, $200 भी अगर मोटा मोटा पकड़ोगे, तो $100 का मतलब भी कितना हो जाता है आज के टाइम पे, कम से कम 8300 रुपये, 8200 रुपये। यही चीज अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे $to INR, तो हम देखेंगे कि अप्रोक्स 83 to 81 रुपीज जो है एक डॉलर की कीमत है आज के टाइम पे। अराउंड 84 रुपीज आज के टाइम पे एक डॉलर का कीमत है। और यही अगर आप $100 अपने ब्लॉग से कमाते हो, तो कुछ 8400 रुपये आपके सिर्फ ब्लॉग के आते हैं। और ये आपका एक तरीके से कह सकते हो रिकरिंग मोड में है या पैसिव इनकम है, कि आप वन टाइम एफर्ट करोगे और मल्टीपल टाइम आपको ये डिविडेंड मिलेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, सपोज ये ब्लॉग हमने एडसेंस में अप्रूवल ले लिया है, ये पोस्ट हमने लिखा है यहाँ पे 6 अगस्त को। अब 6 अगस्त 24 में लिखा है, तो जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे, 24 क्या 34, 2050, 2070, इवन आप नहीं भी रहोगे, आप चले भी गए या मान लो कुछ हो गया, या हम काम करने लायक नहीं भी हैं, तो भी तो हमारा ये आर्टिकल्स अगर रन हो रहा है, ये आर्टिकल्स को लोग विजिट कर रहे हैं, तो इसका भी रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा, बिकॉज कि आपने इसके ऊपर जो पहले काम किया है ना, दैट्स वाई कि आपका एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाता है यहाँ से। तो जो लोग भी सीरियस होंगे ब्लॉगिंग के अंदर या पैसिव इनकम के अंदर, वो इस टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पार्ट टाइम उनके पास में है, उनको लगता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जा सकती है, तो वहां से आप यूज कर सकते हैं अर्निंग वाला टैब जो होगा ये कोर्स का सिलेबस नहीं रहेगा। कोर्स का सिलेबस नहीं रहेगा मतलब कि इसको हम लोग डिटेल्स में कवर करने नहीं जाएंगे कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। हाँ, ब्लॉगिंग के लिए हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे कि आप पूरा ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट कैसे बनाओगे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने चैट जीपीटी यूज किया था। या आप अपना कंटेंट का कैलेंडर कैसे बनाओगे, कंटेंट कैलेंडर बनाने के बाद जो एसईओ की प्रैक्टिस होती है, या गूगल के जो गाइडलाइंस है सर गूगल एडसेंस के। हाँ जी। सर ये ब्लॉगर डॉट हम फ्री में यूज कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, फ्री में आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो, इसका कोई चार्जेज वगैरह अच्छा। नहीं है, ना होस्टिंग का चार्ज है ना डोमेन का चार्ज है। हाँ, बट ओके। जब आप जाओगे ब्लॉगिंग को लेके ना एज ए करियर, या आप उसको फ्रीलांसिंग हाँ। से अर्न करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक डोमेन खरीद लो। डोमेन खरीद लो अच्छा। उसका मतलब कुछ 800, 900, 1000 रुपये का आएगा, जो आपका हाँ। प्रोफेशनल डोमेन, या जो आपका क्या हो जाएगा, टॉप लेवल का डोमेन हो जाएगा, और तब आप यूज कर सकते हो। और इससे अच्छा क्या होगा तो कि हम आगे सीखेंगे वर्डप्रेस ना। तो आप वर्डप्रेस का यूज करके अगर ब्लॉगिंग करोगे, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी, और कम टाइम में आप ज्यादा एफर्ट करने की जगह पे आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। तो तो सर ब्लॉगर की डोमेन केस में डोमेन जो है ब्लॉगर डॉट कॉम से ही लेना पड़ेगा कि होस्टिंग से भी ले सकते हैं हम? आप कहीं से भी ले सकते हो, GoDaddy से ले सकते हो, नेम चिप से ले सकते हो, होस्टिंगर से ले सकते हो, अच्छा। आप डोमेन कहीं से भी बाय अच्छा। करो। जस्ट आपको क्या करना है कि डोमेन के बाद में ना सेटिंग में आओगे, हालांकि मैं आऊंगा इन चीजों पर आगे अभी। सेटिंग के अंदर अच्छा आपको सर। यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन देखो मिलता है, यहाँ पे कस्टम डोमेन। अब आप चाहो तो यहाँ से ही बाय कर सकते हो जाकर के। और अगर मान लो कि हमारा एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल अंकित IT सॉल्यूशंस, हम इसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको डोमेन बताया। अब मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, तो ये करेगा क्या, हमसे वेरीफाई करवाएगा कि अगर आपका डोमेन ये है, तो आपने इस डोमेन को जहां से भी बाय किया हुआ है ना, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा जाके स्टोर करना होता है, डोमेन और सब डोमेन करके। इस पे हम लोग आगे आएंगे कि इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए जस्ट आप ये समझो कि जो अर्निंग का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ था, तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अर्निंग अच्छी खासी यहाँ से करते हैं। बाकी पेजेस का जो ऑप्शन था हमने एक्सप्लोर किया था पहले ही। लेआउट ऑप्शन को भी हम लोगों ने समझा हुआ था क्या यूज है इसका। अब आते हैं सेटिंग के ऊपर, कि सेटिंग के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए होते हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास आता है सेटिंग में टाइटल, कि आप अपनी वेबसाइट का टाइटल अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। जो यहाँ पे आपको शंभू रियल एस्टेट आपको दिख रहा है, ये नाम आप कुछ और देना चाहते हो, कि आपकी वेबसाइट का नेम आप चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या कर लो, यहाँ पे आ जाओ शंभू रियल एस्टेट। इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज। तो होगा क्या कि अब जैसे ही प्रॉपर्टीज ऐड करके मैंने सेव किया,
तो हमारी वेबसाइट का टाइटल भी यहाँ पे देखोगे चेंज हो जाएगा, या जो भी नाम आप दोगे वो नाम आपका यहाँ पे टाइटल के अंदर डिस्प्ले होने लगता है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, तो आप ये बताओगे कि जो आपका ब्लॉग है ना ये किसके बारे में है, या आप यहाँ पे किस टाइप की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, आपकी इस वेबसाइट को लोग क्यों व्यू करें, जब तक कि आप उसके बारे में नहीं बताओगे इसका यूजेस क्या है उनके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबाउट सेक्शन लिखते हैं अपनी वेबसाइट का। एक बार के लिए चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, यहाँ से सर्च कर लो चैट जीपीटी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके होम पेज पे हम लोग आ जाएंगे, जो चैट जीपीटी का होम पेज रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग एक आर्टिकल्स लिखते हैं, राइट अ ब्लॉग डिस्क्रिप्शन ऑन या फॉर रियल एस्टेट ब्लॉग। ब्लॉग का जो नेम है मैंने वहां पे इसको नेमली बताया हुआ है कि इसका नेम जो रहेगा वो शंभू रियल एस्टेट है। और यहाँ से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये क्या करेगा ना, एक हमें यहाँ से डिस्क्रिप्शन दे देगा। और जो डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना है तो इसका भी एक क्राइटेरिया है कि 500 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने जो भी इतना डिस्क्रिप्शन आया है ये कितना होना चाहिए, जस्ट 500 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो इसी चीज को एक और यहाँ पे हम लोग कमांड दे देते हैं, राइट इट अंडर 450 वर्ड्स या कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की स्पेलिंग हम लोग यहाँ से सही कर लेंगे। और 450 कैरेक्टर्स हो गया, एंड इन सिंपल लैंग्वेज, कि इसको एकदम आसान भाषा में लिख के बताओ कि ये चीजें हैं क्या चीज। तो क्या करेगा कि 450 कैरेक्टर के अंदर लिखेगा और एकदम आसान भाषा में लिख देगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर इसने क्या लिख के दिया हमें, वेलकम टू शंभू रियल एस्टेट, आवर ब्लॉग इज योर गो टू सोर्स फॉर ऑल थिंग्स रियल एस्टेट, वेदर यू आर बाइंग, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग, जस्ट क्यूरियस, we provide simple tips, market update and expert advice to help you make smart choice। अब यहाँ पे बेसिकली देखोगे तो इसने ये सारा डेटा चैट जीपीटी ने अपनी मर्जी से दे दिया। जस्ट इसको हम लोगों ने क्या दिया था, दो कमेंट दिए थे या दो चीजें बताई थी, क्या कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, और सेकंड चीज कितने वर्ड्स के अंदर उसको लिख के देना है। तो अब ये क्या चीजें हो जाएंगी कि जिसको भी पढ़ेगा ना ये डिस्क्रिप्शन, अब उसको क्या पता चलेगा कि एक तो पहली बात ये रियल एस्टेट का ब्लॉग है, जहां पे उसको मिलेगा क्या, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, या टिप्स मिलेगी मार्केट की, मार्केट के अपडेट्स मिल जाएंगे, और एक्सपर्ट से एडवाइस मिलेगा कि वो अपने जो भी उसका डिसीजन है बाय करने का, रेंट करने का, इन्वेस्ट करने का, तो वो उसको स्मार्टर तरीके से चूज कर सकता है। Stay informed and confident with Sambhu Real Estate, where we will turn property dream into reality। तो बेसिक सा मतलब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। और अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो जा करके। कॉपी करने के बाद मैं इसको आऊंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखेंगे तो ये कुछ इतने वर्ड्स का है या कैरेक्टर का है, और इसको सेव कर लो। ये जस्ट किसके लिए हो गया, कि जस्ट आपकी अबाउट सेक्शन के लिए, कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए आएगा तो उसको पता चलता रहे कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस चीज के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ब्लॉग का लैंग्वेज क्या है, कि जो भी आप यहाँ पे आर्टिकल्स लिख रहे हो वो किस लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हो, किस लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग आपकी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब इसका बेसिक सा मतलब क्या है ना, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग एक शॉप ओपन कर लेते हैं। अब ये मान लो ग्रोसरी शॉप है, और यहाँ पे जो शॉपकीपर बैठा हुआ है इस शॉप के अंदर ना, अगर उसको ये पता ही ना हो कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा गया है, मतलब इसको ये ना पता हो कि इसकी दुकान का कौन सा सामान कहाँ पे रखा गया है, तो अगर इसके पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा किसी भी सामान को मांगने के लिए, तो ये क्या उसको अच्छी सर्विसेज दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको खुद नहीं पता उस चीज के बारे में ना। और यही चीज आपकी वेबसाइट और गूगल के केस में होता है।
कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड वहां पे दिए रहोगे उसके ऑप्शंस के अंदर, उतने आसान तरीके से या उतना डिटेल्ड नॉलेज आपकी वेबसाइट का गूगल के पास में रहेगा। और जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानता है, किस टाइप का कंटेंट है, कब पब्लिश किया गया था, यूजर बिहेवियर कैसा है इस पे। तो उसी हिसाब से वो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में मदद कर सकता है। तो जस्ट इसीलिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं, आप कोशिश करोगे कि जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब ब्लॉक का लैंग्वेज आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखोगे अफ्रीकन्स के लिए हो गया, देन अरबिक हो गया, बांग्ला हो गया। तो जो भी जानकारी आप यहाँ पे देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया हुआ है, इंग्लिश लिया हुआ है। या आप हिंदी देना चाहते हो तो आप चेक कर लोगे, गुजराती के लिए आपको मिल जाएगा, ग्रीक के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे हिंदी के लिए भी मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप आगे जाओगे तो एम के अंदर आपको मराठी वगैरह के लिए मिल जाएगा, मलयालम के लिए मिल जाएगा। कि अगर आप लोकल लैंग्वेज के अंदर भी अपने ब्लॉग को पब्लिश करना चाहते हो तो वो चीजें आप कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या रहेगा कि गूगल को भी पता रहेगा कि आपकी जो ब्लॉगिंग की लैंग्वेज है, आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर अपने पोस्ट को जा करके लिखते हो। और जब भी कोई उस लैंग्वेज का यूज करेगा, जैसे आप ब्राउजिंग करते हो मान लो सपोज मराठी के अंदर, तो जब भी आप मराठी में अपना ब्राउजिंग करोगे तो मैक्सिमम जो वेबसाइट आपको दिखेंगी, या ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके सामने वो वेबसाइट भी दिखेंगी जो पर्टिकुलर उस मराठी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होंगी, या गुजराती आप यूज करते हैं तो उसके अंदर लिखी गई होंगी। यही रीजन है कि यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग का भी लैंग्वेज बताना है, किस टाइप के लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर कंटेंट पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे एडल्ट कंटेंट का है। अब कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडल्ट लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अब इस टाइप के कंटेंट क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल वीडियोज हो गए, कुछ एक्सीडेंटल फोटोज हो गए, कि जिसको बच्चे देखेंगे तो वो डर सकते हैं ना। ऐसे ही कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो मूवीज वगैरह होती है ना, जो एक तरीके से भूत वगैरह की मूवी होती है, जिसको आप कह सकते हो जो डरावनी मूवीज वगैरह होती हैं। सेम ऐसे बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए नहीं बनाए गए होते हैं, या जो अंडर 18 होते हैं उनके लिए नहीं बनाए गए होते हैं। अगर आप कोई वार्निंग अपने ब्लॉग रीडर को देना चाहते हो कि ये हमारा जो ब्लॉग है ना, ये पर्टिकुलर इतने एज के बाद लोग यूज कर सकते हैं, तो जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो होगा क्या कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को व्यू करेगा तो उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा या उसको एक वार्निंग दिखेगी कि आर यू 18+, कुछ इस टाइप से। अगर वो 18+ के लिए टिक करेगा, उसका जीमेल भी चेक करेगा गूगल कि उसने जीमेल पे अपने क्या डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है, और उसके बाद में वो कंटेंट का एक्सेस उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे केस में हम ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, तो डेट्स वाई ये हम लोग डिसेबल करके रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। अब गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है, तो थोड़े टाइम पहले मैं आपको जब स्टैट्स के बारे में बता रहा था, स्टैटिक्स के बारे में बता रहा था यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिटेल्स में आपको जो जानकारी इसकी रहेगी ना वो कहाँ पे मिलेगी आपको, गूगल का जो गूगल एनालिटिक्स टूल है उसके अंदर मिलेगा। अब गूगल एनालिटिक्स टूल तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो अपनी वेबसाइट के साथ में उसको वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमें कुछ कोड देता है। कौन देता है, गूगल का एनालिटिक्स। उसी कोड को हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ला करके रखना होता है। जब कनेक्ट करेंगे तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे क्या कैसे है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे फैब आइकन का। फैब आइकन से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 जो है टैब ओपन करके रखा हुआ है ना। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप लोगों के ऊपर ध्यान दोगे, चैट जीपीटी का लोगो दिख रहा है। इस टैब पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे गूगल का लोगो दिख रहा है। या इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ब्लॉगर का लोगो दिख रहा है। और जो इस जगह पे ये दिख रहा है उसी जगह पे आप जो भी लोगो लगाना चाहते हैं उसी को बोला गया है फैब आइकन या साइट आइकन। ये आप यहाँ पे अगर अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो आप अपना भी लोगो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, सेटिंग में आना पड़ेगा। सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो एक बटन मिलेगा फैब आइकन का, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब फैब आइकन अपलोड करने का कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्ट अ फैब आइकन फाइल, प्लीज यूज अ स्क्वायर इमेज दैट लेस देन 100 KB। मतलब कि आप जो भी इमेज यहाँ पे यूज करोगे वो स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, उसका हाइट और विड्थ सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ 100 KB से कम का होना चाहिए।
कि आपका जो यहाँ पे फैब आइकन है या जो आपका साइट आइकन है वो 100 KB से कम होना चाहिए, उसका जो साइज है वो, और उसका जो डायमेंशन होगा, हाइट और विड्थ होगी उसकी, वो सेम होना चाहिए। अगर 200 पिक्सल हाइट है उसका, तो 200 पिक्सल का उसका विड्थ भी होना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपकी वेबसाइट का जो लोगो है ना, यहाँ पे देखेंगे ये वाला लोगो, इस लोगो को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो फैब आइकन के अंदर, और नहीं तो अपना लोगो आप खुद से बना सकते हैं कैनवा का यूज करके। जब आगे हम लोग ग्राफिक सीखेंगे तो वहां पे कैनवा का यूज करना सीखेंगे हम लोग। या अभी के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम लोग फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे, और कैनवा का यूज करके एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप हम आ जाएंगे कैनवा के अंदर, और कैनवा में हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे लोगो के लिए कुछ ऐसे। और लोगो में भी अगर स्पेसिफिक लोगो चाहिए तो हमें किस टाइप का लोगो चाहिए, रियल एस्टेट का, मैं यहाँ पे उसको बता दूंगा कि रियल एस्टेट के जो लोगोज हैं वही लोगो हमें चाहिए खाली। तो ये क्या करेगा कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी लोगोज रहेंगे हमें वो डिस्प्ले करेगा हमारे सामने। और इसमें जो भी डिजाइन आपको अच्छी लग रही है, जिस भी डिजाइन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप क्या करोगे उस डिजाइन को यहाँ से यूज कर सकते हैं जा करके। जैसे आप यहाँ पे आओगे, ये सारे रियल एस्टेट के लोगो हैं, आपको कौन सा लोगो इसमें से यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख लोगे तो आपको जो भी यूज करना होगा आप ले सकते हो। जैसे शंभू रियल एस्टेट हो जाएगा यहाँ पे, या ये ले सकते हैं आप लोग। तो जो भी आपको लेना है आप क्या करो, यहाँ से चूज कर लो। और आपको ये भी ध्यान देना है ना, जो लोगो आप ले रहे हो आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड वाइट है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से लोगो। ऐसा नहीं कि आपने मान लो अपने लोगो का कलर भी वाइट ही रख लिया, तो वाइट के अंदर वाइट तो दिखेगा ही नहीं ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखते हुए भी लोगो अपना चूज करना है, जो भी लोगो आप यहाँ पे लेने जा रहे हो। ये ले लेते हैं, ये कुछ अच्छा दिख रहा है हमें, और इसको यहाँ से कस्टमाइज कर लेते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कैनवा में अभी सिखा नहीं रहा हूँ, कैनवा में आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप अपना लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो। जो यहाँ पे लिखा है मैं इसको चेंज करके दे दूंगा शंभू रियल एस्टेट। ये हमारा लोगो हो गया। अब इस लोगो का पूरा साइज तो हमें यूज नहीं करना है, हमें ये कितने साइज का यूज करना है, तो एक बार इसको डाउनलोड करेंगे हम लोग यहाँ से, और सिर्फ पहला इमेज हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैं पहले इमेज को ले लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। और अब आपको ये पता करना है ना कि जो आपका लोगो यहाँ पे लगाया गया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, इसका क्या साइज है, ये वाला लोगो कितने बड़ा है, कितने साइज का है। तो डाउनलोड करो, राइट क्लिक करो लोगो के ऊपर, सेव इमेज पे जाएंगे, और सेव इमेज पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही आपने सेव किया इस लोगो को, तो आप देखोगे कि इस लोगो को हम लोग यहाँ पे आएंगे, और जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे, तब आपको क्या दिखा रहा है डायमेंशन के अंदर 183 × 60। मतलब कि जो आपके लोगो का साइज है वो 183 आपका क्या है, इसका विड्थ है, और 60 इसका क्या है, इसकी हाइट है। ये लोगो के लिए तो ठीक है आपके। बट अगर बात की जाए कि इसका हम लोग क्या बनाए, अपना फैब आइकन, तो फैब आइकन इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, दोनों साइज ये डिफरेंस हैं। उसमें क्या बोला गया था, आपका साइज स्क्वायर होना चाहिए। जैसे इस पे जाओगे इसका साइज स्क्वायर होगा 500 × 500। तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने फैब आइकन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग साइज छोटा करेंगे, कितना बड़ा करते हैं ताकि लोगो अपलोड कर सके, 183 × 60। तो वापस से आएंगे कैनवा पे ही, और यहाँ पे हम लोग अब की बार कस्टम साइज ले लेते हैं। क्रिएट डिजाइन पे जाओ, और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा कस्टम साइज का, यहाँ पे आ जाएंगे। साइज क्या होना चाहिए, तो साइज इसका हमने यहाँ पे पहले एक्सप्लोर किया था 183 और इंटू 60 है। तो वही चीज आप यहाँ पे लिख लो, 183 विड्थ है, 60 इसका हाइट है, और क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें अपलोड का बटन मिल जाएगा, और इसके बाद में हम लोग अपना जो डाउनलोडेड लोगो है जो हमने अभी क्रिएट किया था, इस लोगो को अपलोड कर लेंगे यहाँ पे। और अपलोड करने के बाद में आप इसको क्रॉप कर सकते हो, या तो मैं इसको एक बार के लिए क्रॉप ही कर देता हूँ। हमें तो जस्ट थोड़ा सा एरिया चाहिए इसका, बाकी जो स्पेस है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और इसको मैं यहाँ पे रख के एक बार के लिए
तो ये कुछ इस टाइप से हमारा लोगो हो जाएगा, सेम साइज के अंदर जैसा कि लोगो हमने यहाँ पे देखा था, अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर बनाया गया है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने इस लोगो का यूज किया हुआ है। ठीक। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार के लिए। और आपने जो स्क्वायर वाला लोगो डाउनलोड किया है ना, ये वाला लोगो, अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे फैब आइकन के अंदर। तो फैब आइकन में चेंज करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सर्च करो फैब आइकन। तो ये देखेंगे एक साइट हमारे सामने आती है। इसका काम क्या है कि आप इसको कोई भी इमेज दोगे, कोई भी इमोजी दोगे, या कोई भी टेक्स्ट आप लिख के दोगे, तो ये आपके लिए फैब आइकन जनरेट करके दे देगा। और जो भी क्राइटेरिया है उसके अंदर, जैसे आपके पास में इमेज है तो आप इमेज का यूज करके बना सकते हो। आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जैसे देखोगे कि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, तो एफ मतलब एक टेक्स्ट का इसने बनाया हुआ है अपना फैब आइकन। या किसी इमोजी का आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इमोजी लगा सकते हो। हमारे पास में इमेज है, आप इमेज पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे अपलोड करना इमेज आपको, और ये वाला इमेज हम लोग अपलोड कर देंगे। अब डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा इमेज रहेगा एक जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग साइजेस के फैब आइकन मिल जाएगा। जैसा कि हमने अभी जो डाउनलोड किया था वो ये वाला है, तो राइट क्लिक करो, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। और जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इसके अंदर आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारे फाइल्स मिल जाएंगे। और जितने भी फाइल आपको मिलेंगे सारे के सारे आपके फैब आइकन्स के लिए ही बनाए गए हैं, या कह सकते हो आपके फैब आइकन की जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इस पे भी जाओगे तो साइज आपका सेम रहेगा, और 100 KB से कम है। अब इसको अपलोड करते हैं ब्लॉग के ऊपर हमारे। तो सिंपल आप क्लिक करोगे फैब आइकन पे जब, तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। एक बार मैं क्लोज करता हूँ। फैब आइकन पे जाएंगे, और इसके बाद में ये हमारी क्राइटेरिया हो गया जो हमने हमारे इमेज के अंदर फुलफिल किया हुआ है। चूज करेंगे, और हमें आना है इसके अंदर। यहाँ से हम लोग 512 × 512 वाला जो इमेज है ये यूज कर लेंगे इसको कुछ। अब जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे देखोगे अपलोडिंग आपको दिख जाएगा। सेव करोगे, सेव करने के बाद में आपका जो अभी यहाँ पे ब्लॉगर का लोगो दिख रहा है, आप विद इन 2 आवर 1 आवर के बाद आप देखेंगे, या जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये चीज अपडेट होकर के हमारा लोगो लग गया होगा, जिस लोगो को हम लोगों ने भी अपलोड किया रहेगा। तो ये तो चीज हो गई फैब आइकन का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी, या प्राइवेसी है सीधा सा मतलब है ये। अब ये प्राइवेसी क्या है ना, कि आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है, आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो, या आप इसको किसी भी सर्च इंजन को अप्रूवल देना चाहते हो, या अलाउ कर सकते हो कि आपकी इस वेबसाइट का जो डेटा है ना वो गूगल भी स्टोर कर सके अपने डेटाबेस के अंदर, या याहू भी स्टोर कर सके जो उसका डेटाबेस है, या किसी भी टाइप का जो सर्च इंजन है वो अगर इसको स्टोर कर सकते हैं तो वो इसको स्टोर करें। और जब भी कोई सर्च करे इसके अराउंड तो आपका ब्लॉग वहां पे दिखना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको ऑन करके रखोगे, वही चीज यहाँ पे मिलेगा, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। कि अपने सर्च इंजन को अलाउ करना है क्या, कि आपके वेबसाइट या ब्लॉग को वो फाइंड कर सकें, और यूजर्स के सामने उसको वो अपीयर करवा सकें जब भी इससे रिलेटेड कोई भी उनके सामने सर्चे जाते हैं। तो ये ऑन करोगे जब भी आप चाहोगे कि आपको गूगल से ट्रैफिक आए, और जब भी आप चाहोगे कि नहीं आए सॉरी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको ऑफ करके रख सकते हो। तो मोस्टली हम लोग ब्लॉग बनाते इसीलिए हैं कि हमारे वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आ सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको ऑन करके रखा है। पब्लिशिंग के अंदर, कि अब इसके अंदर जो आपके ब्लॉग का करंट एड्रेस है ना, आपका जो ब्लॉग का डोमेन है, अभी करंट डोमेन क्या है, तो ये है shambhurialestate.blogspot.com है। आप कोई कस्टम डोमेन कहीं से बाय किए हो, जैसे कि हमने आपको दिखाया, मान लो shambhurialestate.com.in या .org, आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ है, GoDaddy से, नेमचिप से, होस्टिंगर से। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कि अगर कस्टम डोमेन है तो आप कस्टम डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। और अगर आप मान लो इसी डोमेन को चेंज करना चाहते हो तो इसके अंदर भी आप जा करके चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने बनाते टाइम पे यहाँ पे देखा हुआ था। तो ये आपके डोमेन हो जाएंगे। नीचे जाएंगे तो HTTPS रीडायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि ये आपकी वेबसाइट का जो सिक्योरिटी होती है ना, जो आपको सिक्योर और अनसिक्योर दिखाता है। एग्जांपल के लिए आपको मैं एक दूसरी वेबसाइट अगर दिखाऊं ये काम कर रहा है क्या वैसा। कई बार क्या होता है कि आप कुछ वेबसाइट को अगर व्यू करते हैं तो सीधा वो आपके सामने एक पेज ओपन कर देता है, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर करके, कुछ इस टाइप से। अभी तो इस पे नहीं दिखा रहा है, नहीं तो कुछ इस टाइप से आपको एक वेबसाइट का पेज दिखा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो ये मेक श्योर करने के लिए होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS के ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे एस का मतलब क्या है, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आपकी वेबसाइट यूजर के लिए सिक्योर है कि नहीं है। अगर यूजर इसको यूज करता है तो यूजर के लिए सिक्योर है क्या आपकी वेबसाइट। तो आप इसको यहाँ से यस करके रखोगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है परमिशन का, कि अब यहाँ पे आप चाहो तो आपकी जो ब्लॉग है या आपका जो वेबसाइट है इसके ऊपर ना एक से ज्यादा लोग भी मिल के काम कर सकते हो, कि एक से ज्यादा लोग अपने इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई दे सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, अभी के लिए पर्टिकुलर कौन एडमिन है तो एक ही एडमिन होगा जिसने भी इस अकाउंट को क्रिएट किया है, जिस जीमेल का यूज करके वो है। आप किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इनवाइट मोर ऑथर पे जाओगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एक दूसरा वेबसाइट है iTechWorks@gmail.com। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉग के ऊपर ना जो मेरा दूसरा वाला जीमेल है ना iTechWorks वाला, उसका भी यूज करके मैं क्या कर सकूँ, इस जीमेल का या इस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकूँ मैं जाके। तो होगा क्या कि मैंने यहाँ से इनवाइट किया मेरे उस जीमेल को। अब देखोगे पेंडिंग ऑथर के अंदर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यही चीज क्या हुआ होगा, हमें एक मेल के थ्रू हमारे इस आईडी पे आया रहेगा। ये आईडी आप देखेंगे तो वही रहेगा, आईटी वर्स करके। इसमें जीमेल में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपको एक रिक्वेस्ट भेजा गया है कि आप उस ब्लॉग के ऑथर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मिश्रा इनवाइटेड, और किसके लिए, ब्लॉगर के लिए इनवाइट किया गया है। अब जैसे आप इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आप भी उस ब्लॉग के अंदर ज्वाइन हो जाओगे और आप भी इस ब्लॉग के ऊपर कंटेंट अपना पब्लिश कर सकते हैं, या इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे भी आप जाके लिख सकते हो। और अब यही चीज आप देखो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो शंभू रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है, अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन नहीं दे रहा है। जैसे आप देखोगे दूसरे वाले में जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, स्टेटस का, कमेंट का, अर्निंग का, पेजेस का, लेआउट का ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या मिला है, पोस्ट का मिला है और सेटिंग का मिला हुआ है। और सेटिंग में भी सारी सेटिंग्स आपको नहीं मिलेगी, कुछ लिमिटेड सेटिंग्स दिया हुआ है। तो आप ऐसे क्या कर पाओगे कि जो भी आप अपनी टीम रखे हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई टीम काम कर रही है तो सिंपल आप उसको यहाँ से ऑथर के अंदर इनवाइट करो, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, या टीम रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली, और फिर वो उसके ऊपर जा करके कंटेंट अपना पब्लिश कर सकते हैं। आप बाकी का काम भी कर सकते हो जाके। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि एक वेबसाइट के ऊपर एक से ज्यादा लोग काम करना चाहो तो वो सारे लोग काम कर सकते हैं जा करके इसके ऊपर। रीडर एक्सेस में पब्लिक है। आप प्राइवेट ऑथर के लिए रखोगे तो उसके लिए, या कस्टम रीडर के लिए रखोगे तो उसके लिए भी रहेगा। बेसिकली हम इसको पब्लिक ही रखेंगे। और मैक्सिमम पोस्ट ऑन मेन पेज, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आपका जो होम पेज है ना ये वाला, यहाँ पे कितने पोस्ट दिखने चाहिए, 1 2 4 6 5 या 10 पोस्ट। तो अभी के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा 3 पोस्ट लिखा है इसके ऊपर। अगर 150 पोस्ट लिखे होते, 20 30 पोस्ट लिखे होते, तो फिर हम लोग को यहाँ पे ये बताना पड़ता कि मैक्सिमम कितने पोस्ट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं जो भी आपका मेन पेज है। जैसे कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपका मेन पेज के ऊपर 7 पोस्ट दिखेगा। और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, आप देखोगे पेज नेगेशन यहाँ पे जो दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 4 5, ऐसे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप कंटेंट लिखते जाओगे। अब इसको समझने के लिए आपको जाओ blog.ankit IT solution पे। और यहाँ से ब्लॉग सेक्शन में अगर हम लोग आते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पे
कुछ 83 पेजेज आपको दिखा रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको जितने आर्टिकल्स दिख रहे हैं, ये 83 पेजेज के अंदर और भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप जाके रीड कर सकते हो। तो ओवर द टाइम जैसे जैसे आपका यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका ये पेजिनेशन का जो यहाँ पे नंबर है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप कितने पोस्ट रखना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पोस्ट रखना चाहता हूँ, 2 लिखूंगा, मैं सेव करूंगा और इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार के लिए। तो अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 ही पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, एक ये दूसरा। और बाकी का जो पोस्ट है वो किसी और पेज पे चला गया, या मान लो नंबर 2 पेज पे चला गया है। तो अभी के लिए इसको वापस से हम लोग 5 कर देते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए ही 5-7 पेज यहाँ पे। तो अब देखोगे कि आपको तीनों दिखेगा, और जैसे ही आप कुछ नए आर्टिकल्स लिखेंगे तब जा करके वो क्या होगा, आपका हाइड होने का जो काम रहेगा वो करेगा ना। और पोस्ट टेम्पलेट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इमेज लाइट बॉक्स में भी कोई चेंजेस, ये सब बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स हैं जिसकी हमें अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे चेंज करने का। कमेंट को हम लोगों ने डिटेल्स में समझा था कि कमेंट का लोकेशन अगर आपको चेंज करना है तो कमेंट का आप लोकेशन कैसे चेंज करोगे। इसके बाद में अगर आपको कमेंट हाइड करना है तो यहाँ पे ही आपको देखोगे हाइड का बटन मिल जाता है, आप यहाँ से हाइड कर लो। पॉपअप व्यू में ओपन करवाना है कमेंट आपका, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पॉपअप व्यू के अंदर भी अपना कमेंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो जा करके। और साथ ही साथ हमने मॉडरेशन को भी समझा हुआ था कि मॉडरेशन के अंदर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, कि रख सकते हो जब भी कोई कमेंट करेगा तो जब तक उसको एडमिन खुद से जाके अप्रूवल नहीं दे देगा तब तक के लिए वो कमेंट उसका उसकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। और जैसे ही एक बार एडमिन ने उसका अप्रूवल दे दिया तो आपका कमेंट जो रहेगा वो डिस्प्ले होने लगेगा आपके वेबसाइट के ऊपर। बाकी ईमेल वगैरह का दिया है यहाँ पे कि आप ईमेल से पोस्ट कर सकते हैं, क्या डिसेबल है। बाकी यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं जिसकी अभी के लिए कोई जरूरत हमें फिलहाल के लिए नहीं है। टाइम में जाओगे फॉर्मेटिंग के लिए, तो हम लोग जो टाइम यूज करते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है +5:30 ना। अभी यहाँ पे जो देखोगे -9 दिख रहा है या -8 दिख रहा है, तो वैसे ही +5:30 जो रहेगा वो कोलकाता या दिल्ली का टाइम स्टैंडर्ड होगा, वो हमें चूज कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलंबो। तो हम लोग जो लेने वाले हैं कोलकाता का लेंगे, क्योंकि हम कोलकाता से मेरा मतलब कलकत्ता सीधा है यहाँ पे, जो बंगाल के शहर में पड़ता है, बंगाल सिटी उस स्टेट के अंदर पड़ता है ना। तो ये चीज हो जाएगी हमारी क्या, स्टैंडर्ड टाइम की। हमारा जो टाइमिंग है अब यहाँ के हिसाब से दिखाने लगेगा, इंडिया के हिसाब से। आगे टाइम स्टैम्प से मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना अगस्त 6 2024, कि ये आपका आर्टिकल्स कब लिखा गया है, इसको आप किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे जाओ, इतने सारे डेट के फॉर्मेट आपको दिए हैं और टाइम के फॉर्मेट, कि आप इसको जिसमें जिसमें चाहो उसमें दिखा सकते हो। या तो आप सिर्फ टाइमिंग दिखा दोगे या आप सिर्फ डेट दिखा दोगे, और नहीं तो जैसा यहाँ बाय डिफॉल्ट डेट और ईयर दोनों चीजें आ रही हैं आपकी, वो चीजें यहाँ पे रहेंगी। 7 AM कर देते हैं सपोज, और सेव करते हैं। और अब इसको रिफ्रेश करोगे तो क्या चेंजेस हुआ है वो चेक करोगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये कितने बजे आर्टिकल्स लिखा गया था सिर्फ वही बताएगा, किस डेट में लिखा गया था वो कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो इस टाइप के सेटिंग्स आपको टाइम स्टैम्प के अंदर मिल जाएगा। तो मैं इसको नॉर्मली जैसे था वैसे सेव कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बेहतर दिख रहा था। कमेंट के लिए, कमेंट का क्या टाइमिंग होना चाहिए, तो कमेंट के लिए हमने इसके ऊपर कमेंट दिया हुआ था ना, तो उस पे कितने बजे कमेंट आया था वो भी लिखा रहेगा नीचे कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे देखो 8 अगस्त को आया था, 7:14 AM पे आया था। तो ये कमेंट का टाइमिंग कैसा दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, इतने बजे इतने टाइम पे हमारे ब्लॉग के पोस्ट के ऊपर कमेंट किया गया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका मेटा टैग और इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या चीज होती है, गूगल पे आ जाते हैं एक बार के लिए, अंकित IT सॉल्यूशन से सर्च करते हैं, डोमेन मैंने कोई भी नहीं सर्च किया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये तो वेबसाइट हो गई जो दिख रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे देखो ये चीज, लर्न विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू टेक द नेक्स्ट लेवल योर करियर, 100% प्रैक्टिकल कोर्सेस, एक्सप्लोर वैरायटी ऑफ कोर्सेस और एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शंस।
अब ये चीज जो यहाँ पे दिख रही है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के नीचे भी कुछ इस टाइप से डिस्क्रिप्शन दिखे, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखे या सर्च डिस्क्रिप्शन दिखे, तो ऐसी केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका ये वाला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन, ये ऑन करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। पोस्ट को मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए, और ये वाला पोस्ट ओपन करते हैं, और इसको ध्यान दोगे आप लेफ्ट साइड राइट साइड बार में पहला ऑप्शन लेबल का है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपने पोस्ट कब पब्लिश किया हुआ है, तीसरा ऑप्शन परमालिंक का है। अब परमालिंक से मतलब मेरा ये वाला यूआरएल जो है, और लोकेशन आप देना चाहो दे दो। यहाँ पे आपको कहीं भी सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं दे रहा है कि अगर ये इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर दिखेगा तो इसका सर्च डिस्क्रिप्शन क्या है, किसके बारे में है, कैसे पता चलेगा। जैसे अब इसको तो पढ़ के आपको पता चल जाएगा ना, अंकित आईटी सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब ये तो आपको अगर मान लो इससे नहीं क्लियर हुआ तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्लियर कर लोगे। और यही चीज आपकी जो रहेगी, आप अपने यहाँ पे इसके लिए भी तो हम चाहेंगे ना कि जब भी हमारा ये वाला आर्टिकल्स गूगल पे दिखेगा तो इसके नीचे भी कुछ हमें डिटेल्स में पढ़ने के लिए मिलना चाहिए कि ये पोस्ट किसके बारे में है। तो उसी लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को ऑन करेंगे। अब जैसे आपने इसको ऑन किया और अब इसको रिफ्रेश करोगे एक बार के लिए, तो यहाँ पे एक नया टैब ऐड हो जाना चाहिए, एक नया ऑप्शन ऐड हो जाना चाहिए सर्च डिस्क्रिप्शन का। और ये सर्च डिस्क्रिप्शन आपका क्या है कि आप जो भी दिखाना चाहते हो कि आपके आर्टिकल के या आपके टाइटल के नीचे क्या दिखेगा गूगल पे या किसी सर्च इंजन के ऊपर, जब भी कोई क्या करेगा सर्च करेगा गूगल के ऊपर। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है कि यहाँ से हम लोग इसको ही ले लेते हैं एक बार के लिए। और इसमें भी क्राइटेरिया है कि 150 कैरेक्टर से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन चीजों को हम वैसे भी कवर करने वाले हैं जब हम लोग एसईओ करेंगे तो वहां पे। अब ये जो रहेगा आपका सर्च डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और अगर ये वेबसाइट आपकी या ये आर्टिकल्स आपका गूगल पे दिखेगा तो ये तो आपका टॉप पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है हेडिंग इसका। और जो भी आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे लिख के रखा है, ये आपका कहाँ पे दिखेगा, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखेगा यहाँ पे। सेम ऐसे अगर आप चैनल की बात करोगे तो चैनल पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखा देगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई एट अंकित आईटी सॉल्यूशन, वी आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि जो भी वेबसाइट्स होंगी या जो भी सर्विसेज जो भी यहाँ पे बनाए गए होंगे जीएमबी के अकाउंट, वो सारे दिखते हैं। तो मेरा पर्पज यहाँ पे क्या था, जस्ट आपको ये बताना कि जो वहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन, इसका क्या यूज होता है। अब यही चीज आप अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। जैसे हमने थोड़े टाइम पहले क्या किया था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे सर्च डिस्क्रिप्शन हमारा जो होगा ये चीज। अब हमारी वेबसाइट जब भी दिखेगी तो यहाँ से ये चीजें भी दिखेंगी। और इसमें क्या मस्ट है, अराउंड 148 कैरेक्टर, तो कुछ कैरेक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया होगा, और सेव कर लोगे। अब क्या रहेगा, जब भी ये आपकी ये वाली वेबसाइट जो है गूगल पे दिखेगी तो इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड या जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है वो भी दिखेगा। एक बार सर्च करते हैं गूगल पे दिख रहा है क्या ये। आप आ जाओ यहाँ पे, इसके अंदर पेस्ट करो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है ना, शंभू रियल एस्टेट दिख रही है यहाँ पे, बट उसके नीचे कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, सर्च दिस ब्लॉग आ गया, सोशल प्लगइन, पॉपुलर पोस्ट, सब्सक्राइबर्स, ये सारा डेटा इसने कहाँ से उठाया है। तो यहाँ पे देखो, आपकी वेबसाइट के अंदर एक बटन है सर्च दिस ब्लॉग का, सोशल प्लगइन का, सब्सक्राइब का, और यही सारे ऑप्शन इसने क्या किया है, यहाँ पे उठा लिया सीधा। ठीक। अब जैसे ही हमने इसका सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा है, अब दोबारा जब गूगल इसको क्रॉल करने के लिए आएगा, मेरा मतलब जब दोबारा गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए आएगा, तो वो क्या करेगा कि ये जानकारी यहाँ से अपडेट कर देगा, और यहाँ पे क्या दिखाने लगेगा, इस टाइप की जानकारी जो आपने अभी पब्लिश किया हुआ है, इस टाइप की जानकारी आपकी यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये आपका सर्च डिस्क्रिप्शन हो गया। अब सेकंड चीज अगर आप और ऑब्जर्व करोगे
कि हमने इस वेबसाइट को अभी तक गूगल को हैंड ओवर नहीं किया था। इट मीन्स कि गूगल का किसी भी टूल का हमने यूज नहीं किया था कि गूगल क्या करे, इस वेबसाइट को स्टोर करे। तो गूगल ने कैसे स्टोर कर लिया? तो गूगल ने ऐसे स्टोर कर लिया कि ब्लॉगर जो है ना, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? गूगल का ही प्रॉपर्टी है। तो जितने भी ब्लॉग या वेबसाइट आप गूगल पे बनाए हैं, ब्लॉगर पे बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपका गूगल का जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। और जब भी हमने सर्च किया इसके रिलेटेड, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट हमको दिखने लगती है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सीधा कहाँ लेके आ जाएगा? आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा, यहाँ पे। तो अगर बिना कुछ किए गूगल देखोगे ऑटोमेटिक सर्च कर ले रहा है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा एसईओ की प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी मेहनत करें अपने ब्लॉग के ऊपर, तो क्या हो सकता है कि हमारे आर्टिकल्स भी गूगल पे रैंक हो सकते हैं। और एक टाइम के बाद आप वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जो भी ब्लॉगिंग के फील्ड में जाना चाहेंगे उन सब लोगों की बात हो गई है। तो प्लस एरर एंड रीडायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ना बहुत सारे पेजेज हैं। जैसे एक बार मैं कैंसिल करता हूँ ये, यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर। अब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल्स लिखा हुआ था, और गूगल ने क्या किया कि आपके इस आर्टिकल्स को यहाँ पे रैंक करवा दिया। और बाद में आपने क्या किया कि आपका ये आर्टिकल जो है इसको डिलीट कर दिया या अनपब्लिश कर दिया। जैसे अभी के लिए मैं इसको ड्राफ्ट बॉक्स में डाल देता हूँ, और इसको तो हमने ओपन करके रखा है। मतलब कि इस लिंक को अब जब भी कोई क्लिक करेगा, तो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल्स है नहीं मतलब आपने पब्लिश नहीं किया है, उसको ड्राफ्ट बॉक्स में डाल दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अब आप देखना क्या एरर आएगा। कुछ इस टाइप का एरर आ रहा है। 404 एरर का कोड है। देयर इज नथिंग हियर, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस यूआरएल के ऊपर। तो क्या बोला? सॉरी, द पेज यू आर लुकिंग फॉर इन दिस ब्लॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ये पेज आपका एग्जिस्ट अब नहीं करता है इस ब्लॉग के ऊपर। आप क्या करो, होम पेज पे चले जाओ इसको। अब ऐसा क्यों आ रहा है? तो आपने जो पोस्ट को ड्राफ्ट में डाल दिया, दैट्स वाई आपका ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ इस टाइप का एरर आता है, कुछ पोस्ट आपने डिलीट कर दिया है, तो उसको कैसे हैंडल करना है या उसको रिडायरेक्ट करवाना है कहीं पे, उस केस में आप क्या करोगे? उसकी कोडिंग जो होगी हम लोग यहाँ पे आकर के रख सकते हैं। ऐड पे जाओ, यहाँ पे जाओगे 404 में, और यहाँ पे ये कोड आप पेस्ट करोगे। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर। अभी बहुत कुछ है इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, और ये चीजें हम लोग जो होंगी देख ही लेते थोड़ी देर में। अब बाकी यहाँ पे क्रॉलिंग इंडेक्सिंग का दिया है, आपकी वेबसाइट को गूगल लोग क्रॉल कर पाएंगे कि नहीं, ये दोनों ऑन कर लेंगे। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जब एसईओ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा कि आप ये सब का मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं। क्योंकि अभी बता के कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि हम लोग इसका एसईओ नहीं समझते। एसईओ है क्या चीज, कौन कौन से ऑप्शन उसके अंदर होते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, इसको समझने के बाद ही हम लोग बाकी चीजों को कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला, गूगल सर्च कंसोल। अब इसका क्या यूज होता है? इसने तो देखो आपकी वेबसाइट गूगल ने ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर कर लिया। कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो गूगल नहीं स्टोर किया होगा, मान लो वर्डप्रेस से बना हुआ है, या आपकी वेबसाइट को ही गूगल ने नहीं स्टोर किया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट यूज करेंगे और गूगल को रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हमारी वेबसाइट को क्या करे, इंडेक्स कर ले, या सर्च इंजन का जो उसका डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर कर ले। इसका फायदा क्या होगा आपको कि आपका जो कंटेंट है या जो आपकी वेबसाइट है वो अपीयर होने लगेगी कहाँ पे, गूगल सर्च इंजन के ऊपर भी। तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अगेन से ये हमारा एक सेपरेट मॉड्यूल होगा, ब्लॉगर के बाद में हम लोग इस चीज को भी आगे कवर करेंगे। ये मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे आपकी अर्निंग वाला जो क्राइटेरिया है उसके लिए है कि आपने अगर एडसेंस में अप्रूवल ले लिया, तो एडसेंस आपको कुछ कोड भेजता है या कुछ कोड देता है, और उस कोड को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जिसको बोला जाता है कि ऐड टेक्स्ट कोड है आपका। ये वेरिफिकेशन के पॉइंट से होता है कि ये ब्लॉग आपका ही है, या आपने किसी और के ब्लॉग का लिंक उसको दे दिया है। किसी और के ब्लॉग का लिंक दे दोगे, उसका आपके पास एडमिन पैनल नहीं होगा जहां से आप ये सारी चीजें सेटिंग कर पाओगे। और अगर आपका ब्लॉग है तो आपको जो कोड दिया गया होगा आप यहाँ से ऑन कर लो,
और इसके अंदर जो भी कोड आपका दिया गया रहेगा आप क्या करोगे, यहाँ पे रख लोगे जा करके। तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी, और आपकी वेबसाइट अगर एक बार वेरीफाई हो गई तो आपके ऐड वहां पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और जितना जितना आपको वहां पे ऐड जैसे जैसे दिखता जाएगा, वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी अर्निंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। मैनेज ब्लॉग, आपका कंटेंट जो है उसको इंपोर्ट करना हो, मतलब बैकअप लेना हो। दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है। इंपोर्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कि आपने पहले से बैकअप लिया है उसको यहाँ पे रखना चाहते हो, या अपने कंटेंट का आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, बैकअप लेना चाहते हो। वीडियोज वगैरह जो आपके ब्लॉग पे हैं, या जो मीडिया फाइल्स आपके ब्लॉग पे है, वो सारा आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी मीडिया फाइल्स आपने स्टोर किया हुआ है आपके ब्लॉग के ऊपर। अब तक हमने ये 3 इमेज यूज किया हुआ है। ऐसे ही आपने कोई वीडियो अपलोड किया है क्या, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो जो वीडियोज होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे नो वीडियो, हमने कोई वीडियो अपने वेबसाइट पर अपलोड अभी तक नहीं किया हुआ है। और अगर आपको चाहिए कि अब मैं ये ब्लॉग जो है ना इसको डिलीट करना चाहता हूँ, परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ, टेम्परेरी डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप आ जाओ रिमूव योर ब्लॉग पे। अब यहाँ पे आपसे वार्निंग आपको दी जा रही है कि डिलीट करने से पहले क्या करो, आप अपने ब्लॉग डाउनलोड कर लो। तो अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और बाकी के ऑप्शन जो हैं अभी के लिए हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। तो सेटिंग के अंदर आपको ऑलमोस्ट यही सारी सेटिंग्स करना होता है। और एक लास्ट में सेटिंग दिया हुआ है यूजर प्रोफाइल का। अब यूजर प्रोफाइल में आपका व्यूअर जो है वो देख सकता है इसको किसने बनाया हुआ है। जैसे तो ये जिसने भी बनाया है, नाम क्या रहेगा, अब यहाँ पे कितनी प्रोफाइल व्यू हुआ है, अबाउट सेक्शन देख सकते हो। और इस जीमेल से अब तक इतने ब्लॉग बनाए गए हैं, ये कहाँ दिखेगा आपको। तो आपने जो पोस्ट लिखा है ना, इसके होम पेज पे जाएंगे एक बार, तो यहाँ पे आपको मिश्रा दिख रहा है। जैसे भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो होगा क्या कि ये आपके प्रोफाइल के ऊपर लेके आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने अगर अपना फोटो लगाया है तो आपका फोटो दिखेगा, आपने कितनी वेबसाइट बनाई है वो दिखेगा, आपने अबाउट अस अपने बारे में क्या लिखा है वो सारी जानकारी मिलेगी। और किसी चीज को अगर आप अपडेट करना चाहो, एडिट प्रोफाइल पे आ जाओ, और यहाँ से आप क्या कर पाओगे कि डायरेक्ट ही अपडेट कर पाओगे। जैसे शो माई प्रोफाइल पेज ठीक है तो दिखेगा, शो ईमेल एड्रेस। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हमें ईमेल नहीं दिख रहा है। अगर आप ईमेल दिखाना चाहो तो यहाँ से टिक कर लो, ये ईमेल आपका दिखेगा। नेम क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे मिश्रा दिख रहा है आपको योर नाम दे सकते हो। प्रोफाइल फोटो अगर आपको अपलोड करना है तो चूज फाइल में जाओ, और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, तो ये प्रोफाइल फोटो आपकी हो जाएगी। और बाकी आप कोई आइडियो का यूआरएल देना चाहो, या आप ये बताना चाहो जेंडर आपका, होम पेज का यूआरएल, तो इन सब चीज़ों का आप फिल कर पाओगे। बाकी आपका लोकेशन, इन सब चीज़ों को हम लोग अपनी प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से हाइड करके रख सकते हैं कि हमें नहीं शेयर करना है। एक बार के लिए सेव करो प्रोफाइल को, और सेव करने के बाद में जो भी अपडेट्स आपने किए रहेंगे इसके अंदर, वो सारे अपडेट्स आपको कहाँ पे दिखेंगे, आपकी प्रोफाइल के अंदर। जैसे देखो ये, और बाकी जीमेल भी आपका कहीं भी दिख रहा है क्या, व्यू फुल पेज साइज में जाते हैं एक बार, लोगो दिखा रहा है। तो जीमेल अभी तो आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, मे बी हमने इसको डिस्प्ले तो किया हुआ है। हम्म, यहाँ पे भी हमारा जीमेल हमें नहीं शो कर रहा है। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन का देख लेंगे क्या दिक्कत है, किसके लिए है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग सेशन अपना यहाँ पे ही क्लोज करेंगे।